Assalamu alaikum students, welcome to the fourth lecture of pre-recorded series। आज के लेक्चर के अंदर हम जो है कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे और इससे रिलेटेड जो है इसकी प्राइसिंग को देखेंगे किस तरीके से करना है, और एक आध इसकी एग्जांपल करेंगे। और साथ ही जो हमारा CLO2 जो कि आगे स्टार्ट होना है उससे रिलेटेड हम देखेंगे कि बायसिंग जब हमने इन कॉन्फ़िगरेशंस को करना होता है तो उसके अंदर सबसे अच्छी टेक्निक हमारे पास जो है वो करंट सोर्सेज के साथ बायसिंग की है, जो कि हम पीछे इस्तेमाल करते भी आए हैं और हमने मुख्तलिफ केसेस में चेक किया कि करंट सोर्सेज के साथ बायसिंग एवेल्यूएट करना जो है वो हमारे लिए काफ़ी आसान है। तो उसको थोड़ा हम ज़रा और डेप्थ के अंदर देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में आपने जो है कॉमन कलेक्टर डार्लिंगटन कॉन्फ़िगरेशन और इसके अलावा कॉमन कलेक्टर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कॉन्फ़िगरेशंस आपने कर ली हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो है ये कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर दोबारा हम स्टार्ट में उसी तरीके से मूव करेंगे। पहले ये चेक करने के लिए कि ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास सीधा नज़र आ रहा है कि जी कलेक्टर का टर्मिनल यहाँ पे जो है आपके पास कॉमन है, तो ये कॉमन कलेक्टर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है Q1 की, ठीक है। ये वाली ये आपके पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जो इनपुट आप इधर प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें पिछला जितना भी हमने डाटा पढ़ा हुआ है उससे में तो चलता तकरीबन वही वैल्यू आपके पास इनपुट की यहाँ पर अवेलेबल होगी, यहाँ तक पहुँचेगी। और जो है इसकी इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगी, इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो रिलेटिवली कम होगी। सेकंड केस में हमारे पास इनपुट कहाँ से आ रही है? बेस से तो कोई इनपुट नहीं आ रही। जो इनपुट हमारे पास इस Q2 ट्रांजिस्टर को मिल रही है वो मिल रही है एमीटर से, और आउटपुट हम ले रहे हैं कलेक्टर से। तो ये कॉमन बेस हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही ये है। अच्छा, इसके अलावा ये जो राइट साइड के ऊपर हमारे पास जो बी यहाँ पे फिगर है, यहाँ पे थोड़ा सा ये ए फिगर के मुकाबले में बहुत डिफरेंट नज़र आ रहा है। पर इधर भी हम अगर देखेंगे तो पहला जो Q1 है ये आपके पास कॉमन कलेक्टर है, और Q2 ट्रांजिस्टर के केस में आपके पास जो है आउटपुट फिर जो है हम कलेक्टर से ही ले रहे हैं और इनपुट एमीटर पे, तो ये कॉमन बेस है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके पास यहाँ पे दोनों NPN ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। इधर ये वाला आपके पास NPN है, लेकिन ये जो सेकंड ट्रांजिस्टर है ये आपके पास PNP है। तो इसके अलावा आपके पास कोई इतना मेजर जो है यहाँ पे चेंज नहीं। तो इनका हम पहले देख लेते हैं कि जी DC एनालिसिस कैसे किया जा सकता है। तो DC एनालिसिस के लिए हम अगर देखें तो हमने क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, हमने पता करना है कि जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं उनका कलेक्टर करंट क्या है। अब ये इस ट्रांजिस्टर में हम देखते हैं तो वहाँ पे तो हमें सीधा नज़र आ रहा है कलेक्टर करंट, ठीक है। इधर कोई रजिस्टर एज सच डायरेक्टली अभी हमारे पास नहीं है। DC के केस में तो हम जो भी यहाँ पर से ये करंट I फ्लो कर रहा है वो आपके पास इस ट्रांजिस्टर Q2 का जो है कलेक्टर करंट होगा। तो हमने बेसिकली ये इस ट्रांजिस्टर का सॉल्व कर लिया। सेकंड केस में हमारे पास इधर क्या करंट होगा ये हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें पता है जो भी ये दोनों करंट्स हैं, कलेक्टर करंट और एमिटर करंट, दोनों ट्रांजिस्टर्स के तकरीबन बराबर होंगे। तो ये हमारे पास अगर टॉप पे यहाँ पे I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसका कलर ब्लू कर दें। I अगर हमारे पास फ्लो कर रहा है तो नीचे भी हमारे पास तकरीबन I होगा। थोड़ा सा जो है ये फ़र्क होगा कि ये जो है अल्फ़ा से डिवाइड हो रहा है, पर मोर और लेस जो है ये एक जैसा। तो अब हमने क्या करना है, Q2 का तो सब कुछ वैल्यूएट कर लिया, Q1 का वैल्यूएट करना है। अब ये करंट I हमारे पास आ रहा है और इस पॉइंट के ऊपर एक और हमारे पास करंट सोर्स लगा हुआ है 2I, जिसके अंदर इस करंट के मुकाबले में डबल वैल्यू करंट की फ्लो कर रही है। तो जो ये नोड है यहाँ पे हम अब क्या करेंगे कि हमने, क्योंकि ये करंट वैल्यूएट करना है, इस करंट की वैल्यू हमें पता है, तो हम KCL लगाएंगे और KCL में तमाम करंट्स जो मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड
वो बराबर होंगे इस करंट के। तो जब ये करंट निकालना है तो दिस इज इक्वल टू 2i माइनस आई, जिसका मतलब है कि ये भी आपके पास i के बराबर है। ठीक है, तो वो उसके बराबर है i के, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली जो है अब हम देख लेते हैं i के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये इस कॉन्फ़िगरेशन में बस ये थोड़ा सा आपको वर्कआउट ये करना पड़ रहा है, लेकिन ये कोई इतना कोई कॉम्प्लेक्स आपको जो है सर्किट रेजिस्टर्स के साथ वो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाली सर्किट को देख के ही कि ये आई करंट है और कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पे आई होगा, 2i है तो ये 2i तब होगा अगर बाकी आई करंट यहाँ से आता है, ये इधर से फ्लो करेगा, और आपने जो है इसका डीसी एनालिसिस कम्प्लीटली कर दिया। इस सर्किट के मुकाबले में जहाँ पे दोनों एन ट्रांजिस्टर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कंपेयर करें तो ये जो 20 सर्किट है ये हमारे पास ज़्यादा बेहतर है, इस वजह से कि यहाँ पे सिर्फ एक करंट सोर्स हमने यूज़ किया है। तो इधर अगर डीसी एनालिसिस करना है तो ये करंट आई है, ये इसका कलेक्टर करंट है, तो ओके Q2 का हमने वैसे ही सॉल्व कर लिया। ये आई तकरीबन यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है, इसका एमिटर करंट है तो इसका एमिटर करंट है, तो इसका कलेक्टर करंट भी तकरीबन यही होगा। इधर इन तमाम केसेस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास बीटा जो है वो रिलेटिवली लार्ज है। तो ठीक है जी, डीसी एनालिसिस हमारे पास जो है हो गया। अच्छा जी, ये वाला पोर्शन मैंने सॉल्यूशन के लिए यूज़ करूँगा अभी जो एग्जांपल के लिए। कैस्केडिंग एन एमिटर फॉलोअर विद अ कॉमन बेस। एमिटर फॉलोअर कौन सा है, ये कॉमन कलेक्टर की बात हो रही है क्योंकि वो एमिटर जो है फॉलो करता है। विद अ कॉमन बेस एम्पलीफायर जो है यहाँ पे शो किया जा रहा है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जो लो फ्रीक्वेंसी या जो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए हमारे पास जो गेन आता है वो हमारे पास एक कॉमन एमिटर के बराबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आमतौर पे जो कॉमन बेस था उसका हमारे पास सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो यही था कि आपके पास जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। इसकी इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, RE। तो जब इनपुट रेजिस्टेंस इसकी कम होती है तो आप जैसे ही कोई आर सिग्नल या उसके साथ जो है वी सिग्नल आप कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप उस आर सिग्नल के क्रॉस इतना ज़्यादा हो जाता है कि अटेन्यूएशन 100 टाइम्स या इस लेवल तक पहुंचेगी और इसका ओवरऑल कोई गेन नहीं होगा। तो इसको मैंने बताया था कि हाई फ्रीक्वेंसी के केस में यूटिलाइज करते हैं। पर अगर आपने इसको लो फ्रीक्वेंसी पे इस्तेमाल करना है तो इसकी लो इनपुट रेजिस्टेंस का क्या हाल है। उसकी लो इनपुट रेजिस्टेंस का हाल ये है कि हमको एक ऐसा एम्पलीफायर स्टेज लगा दें जो कि इसकी लो इनपुट रेजिस्टेंस को हाई इनपुट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर ले, और वो स्टेज हमने पहले ही पढ़ी हुई है, वो है एक एमिटर फॉलोअर या कॉमन कलेक्टर, जो कि क्या करेगा कि जितनी इसकी रेजिस्टेंस है उसको अपने RE में ऐड करके रेजिस्टेंस रिफ्लेक्शन रूल लगा के β+1 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये हमें जो है यहाँ पे एडवांटेज उसका आएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एक एग्जांपल के तौर पे जो हमारे पास 7.8 है बुक की सजा स्मिथ की, तो वहाँ पे हमें कहा गया है कि ये पिछले A और B सर्किट्स को यूज़ करते हुए दोनों के केस में R इनपुट निकालें, V आउटपुट ओवर V इनपुट, ठीक है। पहली चीज़ R इनपुट होगी, V आउटपुट ओवर V इनपुट निकालना है, और V आउटपुट ओवर V सिग्नल, मतलब R सिग्नल इधर कनेक्ट करके सप्लाई लगा के, तो ओवरऑल वोल्टेज गेन, ये आपके पास जो है ओवरऑल वोल्टेज गेन है, ये आपके पास क्लोज लूप वोल्टेज गेन AV है। When each of the amplifier is fed with a signal source having a resistance R signal and a load resistor RL connected to the output, for simplicity neglect R. ठीक है जी, फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, इस सर्किट को मैं ज़रा प्रॉपर स्मॉल सिग्नल मॉडल्स प्लेस करके उसके साथ सॉल्व करूँगा, लेकिन जो ये वाला है फिर ये हम इसी तरह के सर्किट के ऊपर बगैर मॉडल यूज़ किए डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब तक आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। मैं काफ़ी टाइम इस चीज़ पे लगाता रहा हूँ कि कैसे मॉडल्स जो हैं बिहेव करते हैं और किस पॉइंट से क्या नज़र आता है। तो अब इस प्रैक्टिस के साथ क्या होना चाहिए कि ये खाली देखते ही आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि जी मैं इधर से रेजिस्टेंस अगर देखनी है, ये पॉइंट मेरे पास अगर ग्राउंड है तो कैसे मैं इनपुट रेजिस्टेंस देखूंगा। तो ये आगे उस पोर्शन को हम देख लेंगे। तो अब हम क्या करते हैं,
इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने के लिए क्योंकि दोनों के एमीटर पे कुछ ना कुछ कनेक्टेड है तो हम टी मॉडल यूज़ करेंगे। तो इधर हम क्या करते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा आप इग्नोर कर दें और इस टी मॉडल में जो ये वाले ब्रांच का हिस्सा है ये मैं इधर करके ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए इस तरफ को ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि इधर भी बेस इस साइड के ऊपर बनाई गई है। अच्छा जी, तो अब ये पहला ट्रांजिस्टर है, इसमें हमारे पास इधर आर सिग्नल है और यहाँ पे वी सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी सिग्नल और दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई आर सिग्नल। और जो सेकंड चीज़ है कि यहाँ पे हमें आउटपुट के ऊपर कहा गया है कि जी कोलेक्टर के साथ लोड कनेक्टेड है। ये वाला पॉइंट हमारे पास बेस ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी बेस पे इनपुट और सिग्नल और बहुत सारा लगा है। इसकी जो बेस है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। एमिटर्स जो दोनों के हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये अब मैं बना रहा हूँ स्मॉल सिग्नल मॉडल्स के साथ। तो यहाँ पे ये करंट सोर्स जो है ये ओपन हमने कर दिया। फिर क्या है कि यहाँ पे सप्लाई थी पहले के साथ, तो ये हमारे पास ग्राउंड हो जाएगी। और सेकंड केस में यहाँ पे जो करंट सोर्स था इसको हम ओपन कर देंगे और इस साइड के ऊपर हमारे पास ये लोड रेजिस्टर लग जाएगा RL। ठीक है जी, तो अब ये जो पूरा सर्किट हमारे पास था इसका स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल ये आ गया। अब जो पहली चीज़ हमसे पूछी गई है वो हमसे पूछी गई है कि हम इसके इनपुट रेजिस्टेंस निकालें। तो इनपुट रेजिस्टेंस हमारे पास इस पॉइंट से है, देखने के ऊपर के क्या रेजिस्टेंस नजर आएगी। अच्छा जी, अब ये इस पॉइंट से देखने के ऊपर हमें रिफ्लेक्शन रूल अप्लाई करना है। तो रिफ्लेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इस पॉइंट से देख लेता हूँ कि क्या रेजिस्टेंस एमिटर के परस्पेक्टिव से, और फिर उसको बीटा 1+1 से मल्टीप्लाई करूंगा। इधर से देखने पे मुझे नजर आ रहा है RE1 प्लस RE2। हालांकि इस केस में दोनों एक जैसे तरीके से बायस थे तो ये सिंपल RE रहेगा। ठीक है, लेकिन चलें हम RE1 और RE2 को सेपरेट इसलिए कर लेते हैं कि बीटा एज पर से हमें नहीं पता, तो अल्फा और बीटा इनसे जो है कुछ ना कुछ फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ से देखने पे रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपके पास आ गई यहाँ से, फाइन। उसके बाद क्या है कि ये इस पॉइंट से देखने पे थी इसके मीटर से, तो जब बेस से हम देखेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा 1+1 टाइम्स, तो आर इनपुट हमारे पास ये है। ठीक है, अब ये जो आर इनपुट हमारे पास आई है इसको अगर हम कंपेयर करें कि हमारे पास कॉमन अगर बेस हम खाली यूज़ कर रहे होते तो इधर इनपुट देनी थी, तो सिर्फ आर ई थी। अब हमारे पास क्या है कि आर ई बेसिकली 2 टाइम्स बीटा से मल्टीप्लाई होगी। एक तो आर ई इटसेल्फ डबल हो गई, अगर 25 ओहम थी तो 50 ओहम होगी, बीटा 100 है तो 50 ओहम फर्दर जो है आपके पास 100 या 101 से मल्टीप्लाई होके जो है 5 किलो ओम तक, तो सिग्निफिकेंटली आपने इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर दी। फाइन, अच्छा ये चीज़ हमने निकाल ली। उसके बाद हमसे पूछा गया था कि जी हमारे पास ओवरऑल जो है नहीं, हमारे पास क्लोज लूप जो है गेन क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया था, आउटपुट का है, और ये वाला पॉइंट इनपुट का है। और जब आपने AV एवेल्यूएट करना है तो उस केस में आप ये R सिग्नल और V सिग्नल को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट से आपने आगे स्टार्ट करना है। इस पॉइंट पे जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम VI लेबल कर देंगे, और ये VI वोल्टेज आपके पास ये पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर इसका जो है ये प्लस टर्मिनल है तो जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आपके पास
ये काफ़ी बड़ा ग्राउंड हो गया, ठीक है। ये इस ग्राउंड के साथ है, मतलब कि वो यही टर्मिनल है, ग्राउंड सारे बराबर है। तो वी आई आपने इधर अप्लाई किया है, तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि जी अगर हमें इस नोड पे वोल्टेज पता है वी आई है, इस नोड पे हमें पता है ग्राउंड है, तो टोटल इन दोनों रेजिस्टर्स के क्रॉस क्या वोल्टेज हुई, वो वोल्टेज हमारे पास हो गई वी वी आई, ठीक है। और अगर हम करंट निकालते हैं तो करंट हमारे पास आ जाएगा आई ई, ठीक है। जो यहाँ से ये करंट फ्लो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन भी मैंने सेट करनी थी, वो मैं भी कर दूंगा। ये मैं इस डायरेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, वोल्टेज सोर्स से ग्राउंड की तरफ। तो वो हमारे पास आ जाएगा वी आई ओवर टू आर ई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई, और जो करंट है उसके जो डायरेक्शन है वो हमारे पास ये है, ठीक है, कि इधर से करंट आ रहा है, इधर से ऊपर को जा रहा है और यहाँ से इस तरफ को मूव करके ग्राउंड तक। तो ये एमिटर करंट जो है, खाली एमिटर की साइड से अगर देखें तो वो हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है। बेस ये वाला, या इस बेस के ऊपर कोई डिफरेंट करंट की वैल्यू होगी, इससे बीटा प्लस 1 टाइम्स कम होगी, लेकिन हम वो चीज़ एवेल्युएट नहीं करना चाह रहे। अच्छा, जब हमने यहाँ तक एवेल्युएट कर लिया कि जी यहाँ से एक करंट जो है आपके पास अपवर्ड मूव कर रहा है, तो इस करंट को आई ई लेबल करना है तो आई ई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे दो हमारे पास हैं तो नोटेशन पे मसला आ सकता है, इसको आई ई वन कह देते हैं, ठीक है। और इसको आई ई टू लेबल कर देते हैं, और ये जो करंट हमने अभी एवेल्युएट किया था इसका मैं री लेबल करता हूँ, आई ई की बजाय इसको हम लिख देते हैं कि ये लेट से आई है, सिंपल, ठीक है, आई के बराबर है। ये आई यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो अगर आई इस तरफ को जा रहा है तो आई ई टू क्या होगा, आई ई टू जो कि निचली डायरेक्शन के अंदर था वो हो जाएगा आपके पास माइनस आई इज इक्वल टू माइनस वी आई ओवर टू आर ई, ठीक है। ये आपके पास हो गया कि जी यहाँ से कितना जो है वो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये मैंने इस डायरेक्शन में क्यों एवेल्युएट किया, ये मैंने इसलिए एवेल्युएट किया है कि मॉडल के अंदर जो है जो कलेक्टर करंट का रिलेशन है वो इस करंट की इस डायरेक्शन के साथ है, ठीक है। तो अब बेशक करंट अगली तरफ फ्लो कर रहा था, तो लेकिन जब ये चीज़ निकालेंगे तो ये नेगेटिव साइन इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट करेगा कि करंट अगली तरफ फ्लो कर रहा है। लेकिन आपने जो है वो ऐसे नहीं करना कि यहाँ पे जो है डायरेक्शंस को या बाकी चीज़ों को आप कंसिडर ना करें, तो यही प्रोसेस इस तरह फॉलो करें। ये आपके पास आ गया माइनस वी आई ओवर टू आर ई, सिर्फ इधर से जो फ्लो करने वाला। अब ऊपर से जो ये कलेक्टर करंट है इसका, इसको आई सी टू कह देते हैं, तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है अल्फा आई ई के, आई ई टू के, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा आई सी टू इज इक्वल टू अल्फा टू कर लें, ठीक है, सेकंड का है टाइम्स माइनस साइन आपके पास आगे मूव करता रहेगा, माइनस अल्फा टू टाइम्स वी आई ओवर टू आर ई, ठीक है, इसके बराबर आ गया। अब ये जो करंट आपके पास है ये करंट इस रजिस्टर में से फ्लो कर रहा है, तो आपको यहाँ पे ओहम्स लॉ लगाना पड़ेगा, तो ये आपको बताता है कि मैं लेबल कर दूँ डायरेक्शन इसकी ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा टेल के ऊपर 0 माइनस वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस अल्फा टाइम्स आर एल बाय टू आर ई,
ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा और टाइम्स जो है ये मल्टीप्लाई होगा एक और टर्म से भी, वो टर्म आपके पास है वी आई। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इधर से हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस साइन से हमारे पास ये वाला माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, वी आई अगली साइड पे ले आएंगे तो ए वी हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाएगा अल्फा आर एल ओवर 2 आर ई। इसका मतलब है कि नॉर्मली जितना कॉमन बेस के केस में जो है आपके पास इधर अल्फा ओवर आर ई को अगर आप फर्दर लिखना चाहें तो वो जी एम के बराबर होता है, तो हम ये भी इसको लिख सकते हैं जी एम आर एल ओवर 2। ठीक है, तो हमारे पास जो ओवरऑल गेन था वो गेन हमारे पास नॉर्मली जितना कॉमन बेस के केस में आना होता था उसके हाफ के बराबर तकरीबन है। उस केस में जी एम आर सी आपके पास होता था कॉमन बेस में, लेकिन है कि ये पहली स्टेज की वजह से ये थोड़ा रिड्यूस हुआ है। मैं क्लोज लूप वोल्टेज गेन्स को कंपेयर कर रहा हूँ। फाइन, अच्छा ये हो गया। तो उसके बाद लेकिन अगर आपने यहाँ पे जो है एवेल्युएट करना है ओवरऑल वोल्टेज गेन, तो ओवरऑल वोल्टेज गेन के लिए क्या है कि आपको ये वी सिग्नल को भी कंसिडर करना होगा। जब आप वी सिग्नल को कंसिडर करेंगे तो इस डायरेक्शन से देखने के ऊपर आपको नज़र आ रही थी आर इनपुट, जिसकी वो वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी थी। ठीक है, तो उस वैल्यू के साथ आपको यूज़ करते हुए एक वोल्टेज डिवाइडर लगा के इस नोड पे वी आई वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, तो आप मतलब यही अगर कंसिडर कर रहे हैं, इसमें हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर लगेगा तो वी आई इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू आर इन, बल्कि ठीक है आर इन की वैल्यू हम पूरी लिख देते हैं, वो हमारे पास होगी बीटा प्लस 1 टाइम्स 2 आर ई डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 प्लस 2 आर ई प्लस आर सिग्नल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आ गया, और ये जो टोटल है रिलेशन ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा वी सिग्नल के साथ। ठीक है, तो ये पूरी टर्म आ गई जिसके अंदर है कि जितनी ज़्यादा ये इनपुट रेजिस्टेंस होगी उतना ही आपके पास ये वाली टर्म जो है 1 के बराबर होगी और वी इनपुट वी सिग्नल के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। और इसके बाद जब ओवरऑल गेन में आपने क्या करना है कि जो ये हमारे पास वैल्यू आई थी जी एम टाइम्स आर एल बाई 2। ठीक है, तो ये हमें पता था कि ये हमारे पास टर्म बराबर है ये वाली टर्म हमारे पास बराबर थी, ये ए वी जो है ना ये हमारे पास था वी आउटपुट इज इक्वल टू जी एम टाइम्स आर एल बाई 2 था। ठीक है, आर एल बाई 2 टाइम्स वी आई था। अब इधर हम क्या करेंगे, जो वी आई की जगह ना हम ये पूरा का पूरा ये रिलेशन एक प्लेस कर देंगे और उसके अंदर से फिर वी सिग्नल को अगली साइड पे ले लेंगे। ठीक है, ये मैं पूरा उस तरीके से कर नहीं रहा, तो ये वी आई इन टर्म्स ऑफ वी सिग्नल आ जाएगा और फिर वी आउटपुट को वी सिग्नल पे डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल वोल्टेज गेन आ जाएगा। ठीक है, जिसमें अब मैं अगर इधर स्क्रीन किसी तरह से ग्रैब कर सकूँ, मैं ये पूरा रिलेशन ही लिखना चाह रहा हूँ। तो ये वाली पूरी टर्म जो है ये आपके पास इस गेन के साथ जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वोल्टेज डिवाइडर का हिस्सा मल्टीप्लाइड बाय जी एम मल्टीप्लाइड बाय आर एल बाई 2, तो ये आपके पास ओवरऑल जो है वोल्टेज गेन आ जाएगा इसमें।
ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है इसी तरीके से ये सॉल्व करके वही पैरामीटर सर्किट के ऊपर डायरेक्टली इवैल्यूएट किए कि अब हमें पता है कि जी इस पॉइंट पे आ रही है तो वोल्टेज वी आई है तो वी आई ओवर 2 आर ई करंट इधर से फ्लो कर रहा है, वही करंट अल्फा से मल्टीप्लाई होकर ऊपर से फ्लो कर रहा है, आर एल में से जा रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया और ये गेन आ गया। इसी तरह दूसरे केस में वो डिवाइडर लगेगा और आप इस तरह कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये सॉल्व किया गया है कि आपके पास पीएनपी वाले केस में जब हम देखते हैं तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर वी आई है, अगर हमने टी मॉडल यूज कर रहे होंगे तो उसके नीचे आर ई है, यहाँ पे एक और आर ई है और वो ग्राउंड तक है। तो इस पॉइंट से ग्राउंड के बीच में देखेंगे तो आपको एमीटर की साइड से 2 आर ई नजर आएगा, इसकी और इसकी आर ई। ठीक है, लेकिन जब बेस से देखेंगे तो वो बीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस आ गई। जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे इसके लिए क्लोज लूप वोल्टेज गेन के लिए, जिसमें यहाँ पे आर एल आपके पास कनेक्टेड है, तो उस केस में ये वी आई वोल्टेज यहाँ पे थी, दो रेजिस्टर आर ई के लगे हैं, तो जो करंट फ्लो करेगा वी आई ओवर 2 आर ई। अब वही करंट जब फ्लो कर रहा है तो कोलेक्टर करंट जब बनता है इस डायरेक्शन जो है पीएनपी के केस में ना टी मॉडल में ये नीचे को ही होती है मीटर करंट की, तो जो कोलेक्टर करंट है वो अल्फा 2 वी आई ओवर 2 आर ई आपके पास होगा। ठीक है, यही करंट की वैल्यू को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर से कोलेक्टर करंट बन गया, और ये कोलेक्टर करंट आपके पास इस आर एल में से गुजरेगा, आर एल मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपके पास जो है वी आउटपुट इज इक्वल टू अल्फा 2 आर एल ओवर 2 आर ई वी आई आ गया। वी आई को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्लोज लूप वोल्टेज गेन आ गया, और जब आपने ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालना है तो उसमें ये आर इन को कंसिडर करके ये वोल्टेज डिवाइडर करेंगे। दोनों केसेस में रिजल्ट आपके पास एग्जैक्टली एक ही तरह का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमने अपना एक जो मल्टी स्टेज जो एम्पलीफायर्स थे उसका हमने ख़त्म कर दिया पोर्शन, और ये CLO1 आपका एक तरीके से यहाँ पे जो है तकरीबन मेरे ख्याल में क्लोज हो। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम जो है आगे फिर अब स्टार्ट करते हैं। CLO1 हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, तो CLO2 को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये अभी खाली 27 मिनट्स का लेक्चर हुआ है। तो ये इंट्रोडक्टरी कुछ पोर्शंस हैं, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको कुछ इसमें समझाने हैं, तो आगे फर्दर लेकिन इस टॉपिक को जो है इससे अगले लेक्चर में लेके चलेंगे। तो लेक्चर 8 है ये करंट सोर्सेस का। ठीक है, CLO2 का सेक्शन 1 है बीजेटी बायसिंग विद करंट सोर्स। ठीक है, चैप्टर 6 ऑफ सेदरा स्मिथ जो है बुक, वहाँ पर से जो है इसको पढ़ाया गया। अच्छा जी, अभी आपने जो है मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशंस बीजेटी एम्पलीफायर्स की सारा कुछ आपने सॉल्व करके देख लिया, एक से ज़्यादा स्टेजेस को भी आपने देख लिया। अब यहाँ पे एक जो सबसे अहम चीज़ है ये आप अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि तकरीबन हर रिलेशन में हमारे पास बीटा ट्रांजिस्टर का और जो GM और इस तरह के पैरामीटर्स जो हैं वो आपके पास इन्वॉल्व हैं हमारे पास। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है कि ट्रांजिस्टर की ये जो पैरामीटर हैं बायसिंग पे डिपेंड करते हैं, और द बायसिंग प्रॉब्लम इज ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ कांस्टेंट DC करंट इन द कलेक्टर ऑफ द BJT। मतलब जो आपके पास ट्रांजिस्टर बना हुआ है, आपने कोशिश करनी है कि आपके पास उसका ये जो कलेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे जो करंट आपके पास फ्लो करना है वो आपके पास कांस्टेंट रहे। अब जो ये कलेक्टर करंट है ये आसानी से कैलकुलेट होना चाहिए, आपके पास जो है कैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, मतलब कि आप अगर जो है एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना चाहते, प्रिडिक्ट कर सकेंगे तकरीबन कितना होगा। टेम्परेचर सर्किट का वो सारे पैरामीटर्स चेंज हों तो उसके बावजूद ये करंट आपके पास फिक्स रहना चाहिए, और अगर आप ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो चेंज कर दें, ठीक है, या अगर ये ट्रांजिस्टर से बना है बीटा या और कोई पैरामीटर चेंज हो जाए तो उसके बावजूद ये कलेक्टर करंट आपके पास वही रहे। ट्रांजिस्टर ये एक उठा के दूसरा लगा दें फिर भी कलेक्टर करंट आपके पास चेंज ना हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो है DC पॉइंट निकालना जो है वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा, और आप अपना जो है मैक्सिमम स्विंग के लिए आपको याद होगा कि आपके पास एक इस तरह की लाइन बनती थी। ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास जो है सैचुरेशन आ रहा है,
कट ऑफ है ये, सॉरी इसको, ठीक है। अगर आपके पास जो निचले वाला हिस्सा है वहां पे आपके पास आ रहा है VCE, और जो ये टॉप वाला हिस्सा है ये आपके पास कलेक्टर करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, कलर को डिफरेंट कर दूं मैं, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास होता था इसका कट ऑफ, ये बड़ी मुश्किल से इसमें लिखना माउस के साथ, कट ऑफ हो गया। और जो ये वाला पॉइंट था ये आपके पास हो जाएगा सैचुरेशन का, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। तो बीच में हमें जो है ये क्यू पॉइंट अपना रखना होता था इस तरीके से कि हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो वोल्टेज स्विंग हमारे पास अवेलेबल हो इस पॉइंट से मैक्सिमम। तो उसके लिए भी बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है कि क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट हमारे पास जो है, ठीक है, वो क्यू पॉइंट डिपेंड करता है कलेक्टर करंट पे। तो ये बायसिंग जो है ये इन तमाम चीज़ों के अंदर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसमें क्या था कि हमारे पास मुख्तलिफ जो है बायसिंग की टेक्निक्स अवेलेबल थी, ठीक है, BJT बायसिंग स्कीम्स, जिसके अंदर ये हमारे पास जो है वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है। तो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग बगैर डीजेनरेशन रजिस्टर के ये वाली है। इसमें हम क्या करते थे कि जी हमने एक डिवाइडर बना के इस पॉइंट पे वोल्टेज को मोर और लेस फिक्स करने की कोशिश करते थे। दूसरी जो हमारे पास टेक्निक है वो हमारे पास फिक्स्ड बायसिंग की है कि जिसमें हमने एक करंट, बेस करंट को फिक्स कर देते थे। इसमें हम कोशिश करते हैं कि जी इस वोल्टेज को हम मोर और लेस हमें पता होता है फिक्स करके, तो करंट को हम डायरेक्टली हम करंट को नहीं फिक्स करते। इस केस में जो है आप डायरेक्टली करंट को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है, तो करंट तकरीबन फिक्स हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इन दोनों केसेस के अंदर अगर आप जो है VB को वोल्टेज डिवाइडर बायस से करें, दोनों केसेस में जो VCC आपके पास सप्लाई है ये सारे सर्किट का रिस्पॉन्स उस पर डिपेंड कर रहा है हाईली, ठीक है, और ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। फर्दर क्या होता है कि आपके पास जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये पॉइंट ग्राउंड के साथ आगे कनेक्टेड है, ठीक है, कि इस केस में अगर कोई थोड़ा सा भी आपके पास जो है सप्लाई में चेंज हो जिसकी वजह से इधर फ्लक्चुएशन हो, तो अब आपको पता होगा कि जो BJT के केस में आपके पास एक इस तरह की एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है। यहाँ पे आपके पास ये कलेक्टर करंट है और यहाँ पे आपके पास VBE है, ठीक है। ये बिल्कुल पहले लेक्चर्स में आपको बताया था, और हमारी कोशिश होती है एक आध इसके अंदर जो है वो तकरीबन लीनियर रीजन के अंदर हम ऑपरेट करें। तो ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन, अगर थोड़ा सा ये वोल्टेज का बायसिंग पॉइंट इधर से इधर हिल जाए तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से बेहतर नहीं है। हम चाह रहे हैं कि डायरेक्टली कलेक्टर करंट को ही किसी तरीके से फिक्स कर सकें। अच्छा जी, ये था। तो अगर थोड़ी सी वेरिएशन से ये वो बात होगी। सेकंड क्या है कि आपने कांस्टेंट करंट को जो है बेस में जो इस केस में हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि ये VCC माइनस VBE के ऊपर ये करंट डिपेंड करता है। अगर VCC चेंज होते हैं तो IB चेंज हो जाएगा, जिससे और फर्दर जो है ट्रांजिस्टर का IB से IC को अगर हम देखें, IB आप चेंज करेंगे तो बीटा की वजह से आपके पास कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा। और अगर आप ट्रांजिस्टर ही बीच में चेंज कर देते हैं तो बाकी बेशक ये 0.7 है, ये आपके पास रजिस्टर भी उसी वैल्यू के, VCC भी वही है, पर जब आप ये वाला ट्रांजिस्टर इधर से उठा के चेंज करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट बनेगा कि बीटा 100 से 200 हो जाए, तो कलेक्टर करंट आपके पास डबल हो जाएगा। डबल होने से हो सकता है आप कट ऑफ या सैचुरेशन में चले जाएं। तो ये भी एक अच्छी जो है अप्रोच नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हमने ये अभी पिछले काफ़ी जो स्टेजेस किए हैं उन सारों में हमने देखा था कि ये इस तरह का एक करंट सोर्स हमने यूज़ किया होता था, ठीक है। तो अब हम ज़रा देखते हैं कि ये करंट सोर्स के साथ जो है बाइसिंग कैसे हम कर सकते हैं। हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि करंट सोर्स के साथ बाइसिंग रिलेटिवली थोड़ी सिंपल है। अब जैसे ये आई करंट लगा है तो ये हमें पता है कि ये इसका
एमिटर करंट है। करंट सोर्सेज जो है जो मर्जी वोल्टेज इसके अक्रॉस चेंज होती रहे, ये करंट कभी चेंज नहीं होना। अगर ये करंट आपको पता है कि इसकी वैल्यू आई ई फॉर एग्जांपल जो है ये आपके पास आई के बराबर है, तो आप कलेक्टर करंट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब आपके पास इस केस में फिर कलेक्टर करंट क्या होगा, ये कलेक्टर करंट आई सी आपके पास जो है ये होगा अल्फा टाइम्स आई ई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आई। ठीक है, ये डीसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये एसी के ऊपर नहीं। अभी हम ये बायसिंग से रिलेटेड चीज़ों को हम डीसी में चेक कर रहे हैं। तो इधर हमें फिर पता चलता है कि जी ये जब हमने एवेल्यूएट कर लिया ये फिक्स्ड है, कलेक्टर करंट पता चल गया, तो कलेक्टर करंट से या डायरेक्टली एमिटर करंट से आप बेस करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, बेस करंट आपके पास क्या होगा, बेस करंट आपके पास होगा आई बी इज इक्वल टू आई ओवर बीटा प्लस वन। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है कि जी ये तो बीटा पे डिपेंड कर रहा है, पर बेस करंट बीटा पे कर रहा है, डिपेंड तो करता रहे। हमारे पास जो एसी स्मॉल सिग्नल मॉडल बनना है वो तो इस आईसी पे डिपेंड कर रहा है, और अल्फा तकरीबन 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे कोई मेजर चेंज हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी में फर्दर बताया गया एडवांटेज एट द एमिटर करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ। अब यहाँ पे ये जो एमिटर करंट है वो ना बीटा पे डिपेंड कर रहा है ना इस आरबी पे डिपेंड कर रहा है, और आरबी जितना मर्जी आपने बड़ी वैल्यू चूज करनी है आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं बगैर किसी जो है स्टेबिलिटी या बाइसिंग की प्रॉब्लम के। तो ये इसकी वजह से जो है जब आपने डिजाइन करना हो सिस्टम्स को तो वो बहुत आसान हो जाता है। अच्छा जी, तो यही सारा कुछ यहाँ पे किया हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि ये आई पॉइंट था, तो इधर से हमने यहाँ पे नंबरिंग है। पहली चीज आपने क्या की कि ये आई आपको पता चला ये मीटर करंट है, उसके बाद आपने कलेक्टर करंट वैल्यूएट किया तो वो आपके पास अल्फा आई इसके बराबर आ गया। यहाँ से आप चाहें तो आगे जो है ये VCC माइनस अल्फा आई आर सी करें तो ये आपके पास VC की वैल्यू आ गई इस नोड पे। इस तरह की हमने एक एग्जांपल की हुई है पहले स्टार्ट में जब बाइसिंग का हम कर रहे थे, तो कोई एक थी जिसमें एग्जांपल थी जिसको हमने किया। फिर आपने क्या किया कि जी ये आईसी है तो इसके बाद आपने एवेल्यूएट कर दिया आईबी को। ठीक है, वो कैसे किया कि जी ये आई था, इधर से मीटर करंट है तो उसको बीटा प्लस वन से जैसे बताया था। जब ये एवेल्यूएट कर लिया है तो ये करंट इधर से फ्लो कर रहा है, तो टेल पे इसके जीरो है, हेड के ऊपर एरो के आपने जो है एवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि माइनस आई जो ये करंट है, आई बी मतलब कि आई ओवर बीटा प्लस वन टाइम्स आर बी, सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई वोल्टेज। तो उसके बाद जब आपने एमिटर पे वोल्टेज निकालनी है तो वो आपके पास ये वोल्टेज माइनस VBE। ठीक है, तो ये भी पहले नेगेटिव है तो ये डिफरेंस भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वोल्टेज आ गई आपके पास से। तो ये 6 स्टेप्स के अंदर जो है आपने ये पूरी एवेल्यूएट कर लिया, और फिर VCE जो आपको Q पॉइंट के लिए चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस आप एवेल्यूएट करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। इधर ये रिलेशन कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है लेकिन सॉल्व करते वक्त ये सिंपल नंबर होंगे, तो ये इजीली आप इनको एवेल्यूएट कर सकते हैं। तो बहुत ही एलिगेंट आपके पास जो है बाइसिंग का पूरा मैकेनिज्म हो गया। अच्छा, अब यहीं पे हम फर्दर देखते हैं कि जी अगर इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करते हैं तो अब ये तो सिंपल डीसी के केस में आपने सारा बनाया था। ठीक है, तो जब आप इसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये कपलिंग कैपेसिटर्स कुछ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये कलेक्टर के लिए जो है एक कपलिंग कैपेसिटर CC2 लगाया हुआ है, एक कपलिंग कैपेसिटर आपके पास CC1 है और CE। ये कपलिंग कैपेसिटर्स होते हैं जो कि आपके पास जिनकी वैल्यू इस तरीके से चूज़ की जाती है कि AC के केस में ये शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है, इनकी इम्पीडेंस जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो जब आप मिड बैंड या AC के ऊपर या स्मॉल सिग्नल पे पहुंचते हैं तो इसकी जो इम्पीडेंस है वो कुछ मिली ओम्स तक पहुंच जाएगी, तो तकरीबन शॉर्ट सर्किट होगा।
ठीक है, इसी तरह इधर। और ये CE जो है ये भी इसी तरीके से आपके पास जो है बिहेव करेगा। तो इधर क्या होगा कि जी जब आपने DC में काम करना है तो DC के केस में ये सारे हिस्से जो है आपके पास, इनकी जो इम्पीडेंस इन्फिनिट होगी, तो ये सर्किट आपके पास इसी सर्किट की तरह बन गया। ठीक है, और जब आपने AC में काम करना है स्मॉल सिग्नल में, तो स्मॉल सिग्नल में आपके पास क्या होगा जी, ये हिस्सा ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये आपके पास ओपन सर्किट हो गया, ये वाला हिस्सा आपके पास ग्राउंड हो गया, ये वाला हिस्सा आपके पास जो है शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये आप देखें तो ये तो आपके पास बिल्कुल कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बन गई। ठीक है, जिसमें एक ये डिवाइडर इधर बन रहा है इनपुट साइड के ऊपर, आउटपुट साइड पे RC इन पैरेलल विद RL है, और बीच में BJT की जगह आप स्मॉल सिग्नल मॉडल यूज कर सकते हैं, पाई मॉडल, क्योंकि इसका एमिटर जो है वो ग्राउंडेड है। और DC में ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म का आपको सर्किट नजर आ रहा है। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ कि इसमें अब आपको जो है DC एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मतलब बहुत इजीली जो है DC एनालिसिस कर सकते हैं सिर्फ सर्किट को देख के ही, बजाय इसके कि आप जो है वो पेजेस 3-4 भरें और फिर उसको सॉल्व करें। अच्छा, अब ये सेकंड केस हमारे पास है जहाँ पे हमारे पास जो है एमिटर डीजेनरेशन रजिस्टर यहाँ पे अवेलेबल है। तो इधर भी उसी तरीके से होगा, जब आप AC में जाएंगे तो ये शॉर्ट हो गया, और इधर जो है ये RE आपके पास पहले ही यहाँ पे लगा है, जिसके क्रॉस कुछ ड्रॉप आता है, पर फिर भी बायसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपके पास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एमिटर करंट I के बराबर ही होगा जब आप जो है DC के अंदर होंगे। ठीक है, ये आपके पास सर्किट बनेगा, तो इस करंट के पास गुजरने का और कोई रास्ता नहीं होगा, ये इसी के बराबर होगा। जब आप जाएंगे स्मॉल सिग्नल के केस में, तो स्मॉल सिग्नल के केस में ये सारे शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास ओपन हो गया, और ये आपके पास स्मॉल सिग्नल। तो अब ये डीजेनरेशन रजिस्टर है, जिसके साथ आपको पता है कि किस तरीके से 1 प्लस GMRE के साथ गेन आपका कॉमन एमिटर का रिड्यूस हो जाएगा, इनपुट रेजिस्टेंस 1 प्लस GMRE से इंक्रीज हो जाएगी, और इसी तरह एक दो और जो फैक्टर्स थे वो भी परफॉर्मेंस के अंदर आपके पास चीज़ें आ गई। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है। आगे देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है, कॉमन बेस एम्पलीफायर विद कांस्टेंट करंट बायसिंग। तो इसके अंदर भी जब आप अपना DC में देखते हैं तो ये आपके पास उसी तरह का तकरीबन सर्किट बना हुआ है। फ़र्क यह है कि इधर रजिस्टर नहीं है, लेकिन ओके दैट डजंट चेंज मच, बल्कि ये आपके पास एटलीस्ट चीज़ें आसान ही करता है। ये 0 वोल्ट है, तो ये आपको पता है -0.7 है DC में। ठीक है, और ये करंट फ्लो कर रहा है, वही करंट इसमें से करेगा, DC एनालिसिस और आसान हो जाता है आपका। पर जब आप जो है AC में मूव करेंगे तो ये कैपेसिटर्स आपके पास शॉर्ट हो गए, करंट सोर्स आपके पास ओपन हो गया, ये वाला नोड आपके पास जो है ये ग्राउंड हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इनपुट है वो आपके पास एमिटर पे आ रही है, आउटपुट आपके पास जो है वो कलेक्टर से आप ले रहे हैं। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेट कर रहा है जैसे पहले आपने पढ़ा था। फ़र्क क्या है कि आपके पास DC एनालिसिस आसान हो गया। अच्छा, अब इन सारी केसेस में हमने कर लिया, तो अब एक ही रह गया, चलिए उसका भी देख लेते हैं, जो कि था कॉमन कलेक्टर एमिटर फॉलोअर का। तो ये रिलेटिवली थोड़ा आसान लग रहा है। इसमें क्या किया गया है, उसी तरीके से जब आप DC में देख रहे हैं एग्जैक्टली लाइक दैट सर्किट बना हुआ है, और जब आप इसको मूव करते हैं कॉमन AC के केस में, तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया, और ये वाला आपके पास ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जो आपने पिछला सर्किट AC में सॉल्व करने का सीखा था वो सारा का सारा यहाँ पे अप्लाई होता है, पर ये बायसिंग में हमने बस एक जो है ये सिंपल इन चीज़ों को चेंज किया है। ठीक है, अच्छा, अब
ये सारा हमने देख लिया। तो इसके अंदर हमने क्या चीज़ सीखी कि हम अगर करंट सोर्स को यूज़ करते हैं तो हमारे पास बायसिंग बहुत आसान हो जाती है। और सिर्फ सोल्व करना आसान नहीं है कि जी आपको पेपर में क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है कि जो डिज़ाइनिंग का स्टेज है, जहाँ पे इतना आपने एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लैब के एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा था, जहाँ पे बायसिंग आपने करनी थी, तो उसके मुकाबले में ये रिलेटिवली बहुत आसान है कि इसमें बस करंट सोर्स लगाया और मसले आपके जो है हल हो गए सारे। लेकिन अब मसला ये है कि ये करंट सोर्स आपके पास कैसे बनेगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये क्या जादुई चीज़ है कि आपके पास क्या ये बने बनाया कोई कंपोनेंट होता है, किस तरह से होता है। तो हमने अब जो है इसको थोड़ा जो है ना एक्सप्लोर करना है कि ये जो करंट का ये सर्किट है ये भी इसी तरह के बीजेटी ट्रांजिस्टर्स के साथ मिलके बनता है। ठीक है, तो ये कोई बाहर से नहीं है ऐसे कि जादुई चीज़ हो के जिसमें आपको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ बनी। ये आप खुद बना सकते हैं और लैब के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि अब आप लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड करेंगे, लेकिन उनमें ये चीज़ बन सकती है। और आपसे पिछले जो सेशंस के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लैब्स में मुख्तलिफ इस तरह के करंट सोर्सेज बना के उनको बाकायदा चेक किया था। तो अब हमारा जो ये CLO में जो एक्चुअल मकसद है वो मकसद यही है कि हम इस तरह के करंट सोर्सेज को बनाना सीखें, उनके मसाइल को देखें और फिर उन मसलों को हल करते हुए जो है एडवांस्ड जो हैं करंट सोर्सेज जो हैं वो बनाना सीखें। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए पहली जो चीज़ है करंट मिरर, करंट सोर्स का, तो ये वाला पोर्शन आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है ये कवर किया जाएगा।